अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है एबीजीज इंटरप्रिटेशन। एबीजीज को आर्टीरियल ब्लड गैसेस को हम नर्सिस किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये एसिडोसिस में है पेशेंट, अल्कलोसिस में है, कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी हमारी नर्सेज है बीएसएन करके, उसके बाद 4 साल की बीएसएन की डिग्री होती है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसके अलावा अगर 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद 1 साल की मिडवाइफरी एक कोर्स है शायद वो करते हैं। मीन्स के 4-5 साल लग जाते हैं कोर्स कंप्लीट करने में, और उसके बाद फिर जाती है जॉब करने के लिए। जॉब में भी 3-4 साल लग जाते हैं, वहाँ पर आईसीयू में, सीसीयू में, ईआर में, यहाँ पर ड्यूटीज़ करती रहती है। लेकिन जब उनका कोई एग्ज़ाम होता है या कोई पूछता है उनसे कि ये कौन सा एबीजीज दिखाई जाती है कि ये क्या है, तो उनको समझ नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि उनको किसी ने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से किसी ने बताया नहीं है कि ये इस तरह होता है, ये चीज़ होगा तो ये होगी, इस तरह। मतलब हर किसी ने अपने अपने फार्मूले बनाए हुए हैं। लाइक अभी जो हमारे नर्सिस यूज़ कर रही है वो रोम है। ठीक है, रोम ROME रोम का फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी कभी एमसीक्यूज़ में, कहीं एमसीक्यूज़ में वो गलत साबित हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझाऊंगा। और आप लोगों ने, मैंने स्टेप्स बनाई है, 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, उसके ज़रिए आप लोग एक एबीजीज की रिपोर्ट देख के आप लोग, या एमसीक्यूज़ में अगर आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनक्लेक्स और प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए। तो जब भी वो आप लोग वो 3 स्टेप्स लागू करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी कि हमारी एमसीक्यूज में कौन सा एमसीक्यूज का ऑप्शन ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग एक स्टेप को मिस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो पहले स्टेप की अगर समझ नहीं है तो आप लोगों को किस तरह उस आगे लेके जाएंगे हम। ठीक है, तो बड़े गौर से आप लोगों ने स्टेप वाइज मेरी वीडियो को देखनी है, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, और अगर मैं क्वेश्चंस ना दूं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग एबीजीज के मुख्तलिफ क्या नाम है इसका, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ताकि आप लोगों को मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक बताऊं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह एक एबीजीज को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस क्या चीज़ है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस क्या करती है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना, उसको बरकरार रखा जा सकता है। और ये कौन करता है? ये लंग्स ये काम करता है। लंग्स का काम क्या है? लंग्स इफ़िशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स में बेचता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। और ये कौन करता है? ये लंग्स करता है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात। अब नीचे आते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि हम जब एबीजीज को इंटरप्रेट करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें होती है एबीजीज को इंटरप्रेट करने के लिए। मैं बड़े आसानी के साथ समझा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बहुत गौर से मेरी बातों को सुन लें, क्योंकि हर मेरा स्टेप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उसको गौर से सुन लें। पीएच में आप लोग देख ले, पी से मुराद है प्राइमरी। प्राइमरी हमेशा के लिए पहले आता है। जब भी आप लोग एबीजीज को इंटरप्रेट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पीएच को। ठीक है, उसके बाद PaCO2। CO2 में ये 2 देख रहे हो आप लोग, 2 का मतलब है सेकंड नंबर। तो पीएच के बाद दूसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद फिर आप लोग HCO3 को देखेंगे, और 3 में ये देखो, 3 से मुराद है थर्ड नंबर पे। अब नॉर्मल वैल्यूज़ आप लोग किस तरह याद रखेंगे, ये ट्रिक ज़रा अपने जहन में बिठा दें। आप लोगों को पीएच की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 टू 45। ये किस तरह है? ये जो पीएच की वैल्यू है ना, इससे 7 को निकाल लें, 7 को रिमूव करें। ठीक है, तो आप लोगों के पास PaCO2 की वैल्यू आ जाएगी 35 टू 45। 35
टू 45। अब नेक्स्ट जो है HCO3 की नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 26। ठीक है। अब इसके बाद PaCO2, तो आप लोगों ने ये एक ट्रिक याद रखनी है कि लंग्स ओवर किडनीज, लंग्स ऊपर होते हैं जिस्म में और किडनीज नीचे होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है PaCO2 ये लंग्स का काम करेगी और नीचे जो है HCO3 ये किडनीज का। ये ऐसी चीज़ें मैंने बता दी है कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग नहीं भूलेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं कि आप लोग ABGs को इंटरप्रेट किस तरह करेंगे। तो ABGs को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है। इसको ज़रा नोट डाउन कर ले। जब पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उस टाइम हम ABGs की इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि हमको पता चले कि पेशेंट को चल क्या रहा है। ठीक है। मेरे पास जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं वो है चार किस्म के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। हर एक स्टेप को आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। अगर आप लोग एक स्टेप को मिस करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी और फिर आप लोग बाद में EBGs को इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को मसला होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये है कि जब भी हम ABGs को परफॉर्म करते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक्चुअल आर्टीरियल ब्लड सैंपल ले लें और उसको भेज दें ब्लड एनालाइज़र ताकि वहाँ पे ABGs को रन किया जाए और एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअल आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया है कि ये नॉर्मल वैल्यूज़ है। उसके बाद फिर आप लोगों ने स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 हमारे पास है कि ये पेशेंट एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे एक नया पेपर लेके ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पेशेंट अल्कलोसिस या एसिडोसिस में हमें किस तरह पता चलेगा। ठीक है। ये देख ले, ये आप लोग देख रहे हो ये pH की नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45। ठीक है। अब ये 7.3 से अगर कम होगा, 7.3 से अगर कम होगा तो पेशेंट एसिडोसिस में होगा और अगर ज़्यादा होगा 7.45 से तो अल्कालोसिस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पेशेंट की pH की वैल्यू अगर 7.35 से, ये नॉर्मल वैल्यू है, इससे अगर कम है तो पेशेंट एसिडोसिस में होगा, अगर ज़्यादा है तो पेशेंट अल्कालोसिस में होगा। यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि पेशेंट रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस में होगा या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में होगा। तो ये अब हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने pH की बात कर ली। pH से हमने अंदाज़ा लगा दिया कि पेशेंट अल्कालोसिस में है या एसिडोसिस में है। ठीक है। अब इसके बाद हमें रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक का किस तरह पता चलेगा, हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। मैंने जिस तरह पहले बताया कि PaCO2 लंग्स का काम करता है और HCO3 जो है ये किडनीज़ का काम, लंग्स ओवर किडनीज़, ये याद रखना है। ठीक है। तो जब 35, ये जो PaCO2 की वैल्यू जो है ये नॉर्मल 35 है, अगर ये 35 से कम होगी, 35 से कम होगी और यहाँ पे मसला चल रहा है लंग्स में, तो ये एसिडोसिस होगा। और अगर 45 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस। ठीक है। यहाँ पे 7.35 से कम था तो एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा था तो अल्कलोसिस। सेम इसी तरह एसिडोसिस, अल्कलोसिस। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे PaCO2 में है तो पेशेंट जो है ये रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अगर यहाँ पे 7.35 से कम है और PaCO2 यहाँ पे मसला है और ये नॉर्मल है HCO3, तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा पेशेंट। ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देख ले कि 7.35 से वैल्यू कम है, पेशेंट एसिडोसिस में है, लेकिन मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी का पता नहीं चल रहा, PaCO2 जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और यहाँ पे HCO3 में मसला है, मतलब HCO3 की वैल्यूज़ में मसला है, तो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा। ठीक है। रिस्पायरेटरी से रिलेटेड क्या चीज़ है, लंग्स, वो PaCO2 है और मेटाबॉलिक से रिलेटेड क्या चीज़ होगी, किडनीज़। ठीक है। अगर किडनीज़ में यहाँ पे मसला है तो मेटाबॉलिक,
अगर लंग्स में मसला है तो रिस्पायरेटरी, और एसिडोसिस और अल्कलोसिस का आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है और यहाँ पे मसला है तो ये सिर्फ रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, लेकिन यहाँ पे ज़रूर कोई मसला होगा, कुछ ना कुछ मसला होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें थी ये तो बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल थी, क्योंकि एसिडोसिस और अल्कलोसिस का तो हर बंदे को पता है कि किस तरह इंटरप्रेट करना है। अभी जो मेन चीज़ है कि कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड को हम किस तरह देखेंगे, कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड को। तो बात को आप लोग बिल्कुल गौर से सुन लें। तो यूजुअली जो है जिस्म के अंदर दो किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, एक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम चल रहा होता है और एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम चल रहा होता है। इस बात को ज़रा गौर से सुन लें, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो अगरचे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम चल रहा है तो जिस्म क्या करेगी, जिस्म कंपनसेट करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्ब पैदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्ब पैदा करे, इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेट करेगी, एक दूसरे के साथ ताउन करेगी, ठीक है। और अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम चल रही है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, तो जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी ताकि इसको न्यूट्रलाइज रखे, ताकि जो है एसिड को न्यूट्रलाइज रखे, अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो अब मैंने दो चीज़ें बताई, एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बताई और एक रिस्पायरेटरी। तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिक की बात करेंगे। मेटाबॉलिक कंपनसेशन क्या होती है? मेटाबॉलिक कंपनसेशन में क्या चीज़ होगी? इसमें पेशेंट या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में होगा या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में होगा। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में अगर पेशेंट होगा, ये मैं मेटाबॉलिक कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर पेशेंट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में होगा तो क्या करेगा जिस्म, क्या करेगा जिस्म ज़्यादा बाइकार्ब प्रोड्यूस करेगा, जिस्म ज़्यादा बाइकार्ब प्रोड्यूस करेगा कि इसको न्यूट्रलाइज रखे, जिस्म को पीएच को न्यूट्रलाइज रखे, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन किया करें मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है, जिस्म कोशिश करेगा कि बाइकार्ब के लेवल को कम करे, बाइकार्ब के लेवल को कम करे। तो इन दोनों चीज़ों से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि जब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में पेशेंट, अभी तक ये बात क्लियर हो गई है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में पेशेंट होगा तो वहाँ पे बाइकार्ब कम होगा, बाइकार्ब कम होगा तो जिस्म कोशिश करेगा कि बाइकार्ब को ज़्यादा करे। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में बाइकार्ब ज़्यादा होगा, वो जिस्म कोशिश करेगी कि बाइकार्ब के लेवल को कम करे, कंपनसेट करे, इसको कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेशन, बाहमी ताउन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्ब का लेवल कम है, यहाँ पे बाइकार्ब का लेवल कम होगा, ये याद रख ले। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्ब का लेवल कम होगा, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में बाइकार्ब का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक मिसाल देता हूँ। पीएच फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7.29, PaCO2 51, HCO3 है 47। पीएच अपने नॉर्मल वैल्यू से कम है तो ये एसिडोटिक है, पेशेंट एसिडोटिक है, ठीक है। PaCO2 ज़्यादा है और HCO3 भी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, पेशेंट एसिडोटिक है और यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। अभी हम जो है ना, जो लास्ट स्टेप है हमारा एबीजीज में, वो ये है कि पार्शियल एंड फुली कंपनसेशन ये क्या है, पार्शियली कंपनसेशन और फुली कंपनसेशन ये क्या है। तो हम बैक चलते हैं अपनी इस मिसाल की तरफ। पीएच को आप लोग देख रहे हो 7.29 है, PaCO2 51 है और HCO3 47 है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप लोगों ने एक बहुत अहम ट्रिक याद रखनी है।
ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि पार्शियली कंपनसेशन में पीएच का जो वैल्यू होगा वो एबनॉर्मल होगा। बस अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि ये फुली कंपनसेटेड है या पार्शियल कंपनसेशन है, तो आप लोगों ने पीएच को देखना है। अगर पीएच की वैल्यू एबनॉर्मल है तो ये पार्शियली कंपनसेशन है। अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल है तो ये फुली कंपनसेटेड होगा। फुली कंपनसेटेड, बस ये आप लोग याद रखें। पीएच एबनॉर्मल है तो पार्शियली कंपनसेशन है, अगर पीएच नॉर्मल है तो फुली कंपनसेटेड है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, कोई नहीं समझ आई होगी कोई बात, तो आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा दी है। अनकम्पनसेटेड में ये है कि अनफ्रेंडली होगा, और पार्शियली कंपनसेटेड में क्या होगा कि पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बेस और एसिड है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेगी और चीज़ों को बरकरार रखेगी। तो मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। प्रोमेट्रिक और एनक्लेक्स के लिए 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट सबसे पहले पीएच को देखना है, उसके बाद PaCO2 और उसके बाद HCO3। ये चीज़ें देख के तो आप लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल ना भूलें, और लाइक भी करें वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ गई है। और कमेंट में अगर किसी को कोई बात समझ नहीं लगी है तो वो ज़रूर लिखनी आप लोगों ने, ताकि वो उसका जहन क्लियर किया जाए। अभी तक इतना ही काफ़ी था। मुझे इजाज़त दे दी है। अल्लाह हाफिज़।